गुड आफ्टरनून बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबने अपना बायो पेपर बहुत अच्छे से किया। मैंने डे बिफोर यस्टरडे जो आपको फिजिक्स की वीडियो रिलीज की थी, तो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस लिया ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स। क्योंकि देखिए एक चीज के आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, यानी मेरे जितने यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं, सो दे आर वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। यानी D70 D116 जो पेपर होता है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का है, R78 रंगारेड्डी है, M78 इज मेडचल, इसी तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के। सो देखिए फिजिक्स में बायो में सिर्फ 9 क्वेश्चंस है, ठीक है, जबकि आपको चैप्टर 6 है, 7 है, राइट। सो लाइक पोर्शन इज वेरी वास्ट, सो वी कांट नैरो डाउन वेरी स्पेसिफिक। तो कुछ क्वेश्चंस जनरल भी आ सकते हैं। तो कल का यानी कि फिजिक्स के पेपर का मैंने एनालिसिस लिया, तो आई हैव फाउंड दैट कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 95% क्वेश्चंस जो मैं प्रिडिक्शंस दिया वो सब के सब आए। और उसी तरह मिर्चल डिस्ट्रिक्ट में 80 to 90% क्वेश्चन कवर हुए, और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 60 to 70% क्वेश्चन सारे कवर हुए। ठीक है, ये डिफर होता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, फाइन। और चॉइस बहुत लिमिटेड थी। बट यहाँ पे आज जो हम सोशल स्टडीज का पेपर देखने वाले हैं, तेलंगाना SSC SA1 का, यहाँ पे आपको थोड़ी ब्रॉड चॉइस है। ठीक है, सो आज मैं आपको ये 3 लेवल्स में बताने वाला हूं। बिफोर आई गेट इनटू, लेट मी मेक इट क्लियर कि कई बच्चों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके क्वेश्चंस को आप बोर्ड पे लिखिए, PDF शेयर करिए। देखिए मैं ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं ये काम कर रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपके प्री फाइनल से पहले या आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स होंगे गवर्नमेंट के, तब हम बहुत अच्छी सी प्लानिंग से करेंगे। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड और आई विल शेयर द PDF, और हम फिर 1 शॉट वीडियोस बनाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और लाइव भी आएंगे, जिसका मैं आपको मैं बिफोर हैंड नोटिफाई करूंगा। ठीक है, तो आज हम सोशल स्टडीज का पेपर देखने वाले हैं। इसके यहाँ के मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मैं इसको 3 लेवल्स पे डिस्कस करूंगा। एक, मैं जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न, यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, 10 क्या होगा, 11 क्या होगा, उसी तरह आपका 12 टू, फिर देन 16 to 18। ओके, ये जनरल क्वेश्चंस है। इसको कैसे करना है, इसमें इंटरप्रिटेशन है, इसमें ग्राफ है, इसमें आपको कमेंट लिखना है, आपको मैप पॉइंटिंग है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा कि नॉट जस्ट द क्वेश्चंस, मैं आपको इसको कैसे लिखना है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, फिर लेवल 2 मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको मैं बताऊंगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। एंड देन फिर इन लेवल 3 आई टेल यू द टॉपिक्स दैट यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा, देखिए पेपर का पैटर्न आपको कैसा होगा कि 6 2 12, यानी कि 6 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 2 मार्क्स इज 12। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको चॉइस नहीं होगी। फिर देन आएगा आपको 6 4 24। ठीक है, सो 6 क्वेश्चंस हो गए। फिर देन लॉन्ग आपको 4 6 24, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, 6 मार्क्स ईच। सो अब इसमें ये जो पहला आपका सेक्शन है 2 मार्क्स में, इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस विल बी वेरी जनरल क्वेश्चंस। इसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस टू 4 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के होंगे, क्योंकि आपके ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है, वहां पे आपको 7 चैप्टर्स है। ठीक है, सो हिस्ट्री से मे बी 2 क्वेश्चंस हो गए, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ आपको बताने वाला हूं इसके बाद। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, दैट कुड बी अ स्मॉल टेबल। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है, इसके ऊपर एक टेबल हो सकता है, या फिर आपको पाई चार्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप माइग्रेशन लेबरर की बात करें, तो इसमें SC ST वाले कितने लेबर्स माइग्रेट कर रहे हैं, इनका पाई चार्ट हो सकता है। मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूं, मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल्स। देन आपको ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि क्लाइमोग्राफ्स है, क्लाइमेट वाले लेसन है आपके। उसी तरह आपको कोई मैप दिया जा सकता है, लाइक लेट्स से पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स है, इसके बेस पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई विल कम बैक टू दिस। मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मैं आपको ये टेबल ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और आपको ये कहां मिलेगा, आपको कहां से पढ़ना है, तो देख लीजिए कि आपकी टेक्स्ट बुक में, यानी आपका जितना सिलेबस है, यानी कि अगर हम इंडेक्स देखते हैं न्यू टेक्स्ट बुक का, नई जो टेक्स्ट बुक की है, अकॉर्डिंग टू दैट सितंबर तक जो आपको पोर्शन कवर हो रहा है ज्योग्राफी में, इट इज अप टू लेसन नंबर 6 रामपुर विलेज इकोनॉमी। एंड देन कमिंग टू योर हिस्ट्री एंड सिविक्स सेकंड पार्ट, उसमें आपको लेसन नंबर 16 तक कवर हो रहा है, 12 to 16। ठीक है, तो इसमें जितने आपको टेबल्स आएंगे, ध्यान से सुनिए, जितने पाई चार्ट्स आएंगे, जितने ग्राफ्स आएंगे, और जितने मैप्स आएंगे, ओके, मैप आई फोकस मोर अबाउट कि मैप उतना ज्यादा इसमें नहीं पूछा जा सकता, समटाइम्स दे में आस्क यू। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों के तीनों आप थरोली पढ़ना। देखो खाली वो ग्राफ को नहीं देखना, उसके साथ जो साइड रीडिंग है, वो जहां से स्टार्ट हो रहा है, सब टॉपिक जो भी है, उसको आपको रीड करना है विद अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइज नहीं करना है, समझ के पढ़ना है। क्योंकि इसके आधार पर जो क्वेश्चंस करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जो आपको टेबल से देना है, एक क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में होगा,
ये इसको एक आइडिया बनाते हुए, आइडिया लेते हुए वो लोग वहां से पूछेंगे, आपको वहां से आंसर करना है। तो आई मीन टू से दैट कि आप जितने भी पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ पढ़ोगे, उसके साथ सब टॉपिक जो टेक्स्ट है उसको विद अंडरस्टैंडिंग, विद फ्रेश माइंड से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका फोमा का क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा, या आपको कमेंट, या फिर आपकी ओपिनियन। सो आपको इंटरप्रिटेशन कैसा लिखना है, मैं आपको प्रोसीजर वेरी सून बताने वाला हूं। ओके, पहले मैं पूरा कवर करूंगा, फिर आई विल कम बैक टू दैट। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, एनालिसिस कैसे लिखना है, ओपिनियन कैसे लिखना है, सब भी बताऊंगा। देन ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा, और कमेंट लिखना भी बताऊंगा। तो ये आपका 10th क्वेश्चन नंबर 10 श्योर शॉर्ट ये रहेगा, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपसे, डोंट वरी। देन क्वेश्चन नंबर 11 विल बी योर मैप ऑफ इंडिया, मोस्टली मैप ऑफ इंडिया या तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स, आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैप ऑफ इंडिया। तो मैप ऑफ इंडिया में अब क्या पूछा जा सकता है, आपके लेसन नंबर 1 से माउंटेन्स, प्लेट्यूज, जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, जो लैंड फॉर्म्स है, पीक्स है, माउंटेन अलग है, यानी कि हिमालय माउंटेन, यानी माउंटेन रेंज हो सकती है, पीक्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, या फिर आइलैंड्स या कोस्टल एरियाज, जो है मलबार कोस्ट, कोनाकन कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, इंडो गैंजेटिक प्लेन पूछा जा सकता है आपको। तो दिस पार्ट ओके। देन लेसन नंबर 5 में आपको नॉर्थ इंडियन रिवर्स थोड़ा सा पार्ट है आपको। फिर देन इमीडिएटली आप पेज जब टर्न करते हो तो पेनिनसुलर रिवर्स, आपको सिर्फ सदर्न रिवर्स है। सो ये रिवर्स, राइट। और रिवर्स को अच्छे से मैप कर, आई मीन लाइक अच्छे से उसको ड्रॉ करना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर बाद में है ना, हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ ए मैप, ओके, हाउ टू ड्रॉ ए डैम ऑन दैट, मैं सब चीजें आपको शेयर करने वाला हूं। देन लेसन नंबर 7 में आपको सेटलमेंट जो लेसन है, वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम्स दिए गए हैं, और ये आपको इंप्रूव योर लर्निंग। आपका जो लास्ट असेसमेंट का जो सेक्शन है, जहां पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां पे आपको 5 to 6 सिटीज दिए गए, आपको वो सिटीज भी देखना है। सो आप मोस्टली आपका मैप ऑफ इंडिया इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इसी 4 मार्क्स में आपको फिर ग्राफ का एनालिसिस होगा या फिर टेबल का एनालिसिस होगा। आई शो यू हाउ टू डू द एनालिसिस, मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसके मैं पूरे प्रोसीजर आपको बताऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा अगेन इंटरप्रिटेशन। 2 बार हो सकता है आपको इंटरप्रिटेशन, ट्वाइस दे में आस्क यू, ठीक है। यहां और यहां 2 बार इंटरप्रिटेशन भी पूछ सकते हैं, 2 बार ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। और मोस्टली ये जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा, प्रोबेबली ये हिस्ट्री से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ को आपको इंटरप्रेट करना है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, वेटेज तो ज्यादा ज्योग्राफी का है। देन मैप ऑफ वर्ल्ड होगा आपका 17th क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप। तो क्वेश्चन नंबर आई मीन लेसन नंबर 12 और 13 आपके जो चैप्टर्स है हिस्ट्री के, आपके लेसन नंबर 12 में डायरेक्टली आपकी असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए, बट डोंट कन्फाइन ओनली टू दोस कंट्रीज। आपके वो हिस्ट्री में जितने कंट्रीज का वहां पे नाम लिया जा रहा है, ठीक है, आपको सारे कंट्रीज को आपको वर्ल्ड मैप में देखना है। आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिया गया है, या फिर आप एटलस से जहां से भी रेफर करते हो। उसी तरह लेसन नंबर 13 में आपको चाइना के बारे में, नाइजीरिया के बारे में है, तो ये सब भी आपको देखना है, जितने कंट्रीज वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे दिए गए, ओके। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी उसमें क्या करता, वर्ल्ड मैप में इंडिया भी पूछ लेता, और कभी कभी इंडिया आई मीन दिल्ली भी पूछ लेता, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको टेबल दिया जाएगा, टेबल का एनालिसिस मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि ये हिस्ट्री या फिर सिविक्स का होगा। कैसे हो गए, क्या हो गए, ये सभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले अपन इंटरप्रिटेशन कैसा, आपको क्या इंटरप्रिटेशन में क्या करना है हम ये देखते हैं। देखिए आई कांट राइट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, मैंने जब जस्ट की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, तो इंटरप्रिटेशन में क्योंकि देखिए इंटरप्रिटेशन आपको अच्छा सा स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए कवर हो रहा है। प्रोबेबली अगर आपको ये यहाँ आए तो 4 मार्क्स, ओके, और यहाँ पे आएगा तो 6 मार्क्स, 4 + 6 10 मार्क्स, राइट। मेजर मार्क्स आपके पास इंटरप्रिटेशन में, तो इसको ध्यान से देखिए अब और सुनिए, समझिए, और इसको नोट कर लीजिए कि जो मैं बता रहा हूं आपको इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है, ओके। सो नंबर 1 इज कि पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि 3 इंटरप्रिटेशन लिखने के, ओके, 2 मेन स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज प्री राइटिंग, आपको इंटरप्रिटेशन लिखने से पहले क्या करना है, इंटरप्रेट क्या करना होगा आपको। मोस्टली एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, 3 to 4 लाइन्स, उसको पढ़ के आपको इंटरप्रेट करना है। तो पहले आप उसको रीड करें, कैसे पढ़े आप, यू हैव टू रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो पैराग्राफ दिया गया, क्योंकि 3-4 लाइन में सारा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं करते वो लोग, ठीक है। और मोस्टली वो पैराग्राफ्स, वो टॉपिक्स आपके लेसन के ही, आई मीन लाइक आपकी बुक के ही होते हैं। तो यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन जब आप उसको समझते हो, वहां पे क्या करिए, आइडेंटिफाई द की आइडियाज, वो पैराग्राफ में जो मेन की पॉइंट्स है विच स्टैंड आउट, नॉर्मल लैंग्वेज से जो हट के कुछ सिग्निफिकेंट जो फ्रेजेस, जो वर्ड्स होते हैं, उसको आप अपने पेपर में पेंसिल से हाईलाइट कर लेना, ओके।
देन नंबर 3, कॉन्टेक्चुअलाइज इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। देखिए वहां पे सिर्फ 3 लाइंस होते हैं, 3 या 4 लाइन, इसको आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में यानी इससे हट के आप इसको सोचिए, यानी कि ये 3 लाइंस को आप एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि ये कहां पे प्लेस्ड है। जैसा कि एग्जांपल आपको ये दिया जा सकता है वाटर रिसोर्सेस के ऊपर कि यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सो वाटर को कैसे यूटिलाइज करो, तो आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में, यहाँ पे थ्री लाइंस विल नॉट कवर एवरीथिंग, आपको जनरल सोचना है। तो दिस आर ऑल द प्री राइटिंग टिप्स। अब जब आपको लिखना है तो नंबर 1 आपको अपना इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो इंटरप्रिटेशन का जनरल मीनिंग यह है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में आपको पैराग्राफ को इलॉबरेट करके लिखना है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप 4 मेन आपको पॉइंट्स होंगे कि आपको क्लियरली अपने वर्ड्स में इसको आर्टिकुलेट करना है, आपको एक्सप्रेस करना है कि व्हाट डज द पैराग्राफ कन्वे। ओके, इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ, या फिर द गिवन पैराग्राफ टॉक्स अबाउट, या द गिवन पैराग्राफ इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इस तरह आपकी शुरुआत हो सकती है, या फिर आपके टीचर्स आपको ऑलरेडी बता चुके। सो व्हाट एवर यू फाइंड इज बेस्ट एंड सिंपल, ऑलरेडी आप जो प्रैक्टिस करें पहले से आप वो भी देख सकते हो। तो आप ये जो एक्सप्रेसिंग इंटरप्रिटेशन जो है, इसमें आपको ये देखना है कि पैराग्राफ क्या कन्वे कर रहा है, इसका मेन मैसेज क्या है, इसकी थीम क्या है। आप इसके ऊपर 2 to 3 लाइंस आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप अपना इंटरप्रिटेशन देते हो इसको अपने वर्ड्स में, तो यू हैव टू सपोर्ट योर क्लेम। आप जो क्लेम कर रहे हो कि मेरे को ये समझ में आया, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, मेरा ये नजरिया है, ठीक है, मेरी ये दृष्टि है, तो इसको आप पैराग्राफ से आपने यहाँ पे जो की आइडियाज को आपने पिक किया था, मार्क किया था, उसको रीयूज करते हुए आपको फिर 2-3 लाइन आपको लिखना है, ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, राइट। एंड देन you have to conclude। conclusion कैसा होगा कि you have to end with one statement or 2 statements which reflects the significance of your interpretation। यानी कोई भी चीज को देखो, इंटरप्रिटेशन पहले आपको इंटरप्रिटेशन समझना है। देखिए कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई पैराग्राफ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसको आप कैसे समझते हो, ओके, और आप उसको कैसे कन्वे करोगे अपने वर्ड्स में, राइट। सो ये चीज आपको कंक्लूजन में दोबारा 2 to 3 लाइंस लिखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दे, यू प्लीज अवॉइड राइटिंग द सेम वर्ड्स रिपीटेडली। वही वर्ड्स हर जगह नहीं लिखना, ट्राई टू कन्वे द सेम मैसेज यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन। अब हम अगर बात करते हैं कि ओपिनियन राइटिंग, देखो ओपिनियन क्या होता है कि हमारा अभिप्राय किसी भी चीज को लेके, हमारा ओपिनियन। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्किंग इन ए कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की जो जॉब होती है, इसमें मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होते हैं, ओके, मोस्टली डे शिफ्ट भी होती है, मिड शिफ्ट भी होती है, लेकिन अक्सर जो फ्रेशर्स ज्वाइन होते हैं, इन लोगों को नाइट शिफ्ट दी जाती है। सो बट नाइट शिफ्ट में और एक चीज ये है कि यहाँ पे ज्यादा क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं होती कि आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना, वो होना, ये होना, और उसके साथ साथ आपको अच्छी सी हैंडसम सैलरी दी जाती है, ठीक है। सो अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दिस नॉट रिलेटेड टू सोशल, क्योंकि कोई चीज को आपको नोन से अननोन लेके जाना है। इसके ऊपर आपको बोला जाता है कि ये जॉब करना या नहीं करना, आपकी ओपिनियन क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, ठीक है। सो यू मे एग्री विद दैट के सेइंग दैट के सर बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिल रही है, ठीक है, रात की नींद अगर गई तो कोई बात नहीं, पहले हम कुछ अर्न कर ले, कुछ सेविंग कर ले, कहीं इन्वेस्ट कर ले, फिर देन वी लुक फॉर एनी जॉब, ओके, विद लिटिल लोअर सैलरी, डे टाइम में कुछ भी मैनेज कर लेंगे। ये आपकी ओपिनियन है। समबडी, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि ओपिनियन कैसे लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपिनियन क्या होती है। अब समबडी एल्स में से कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ओके, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। आपकी लाइवलीहुड आप डे में कमाइए, रात में नहीं, क्योंकि रात में आपकी ओपिनियन को फिर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रात में आप अगर वर्क करते हो तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपकी पूरी हेल्थ पे इसका एडवर्स इंपैक्ट होगा, ठीक है। डायबिटिक हो सकते हो आप, ओबेस हो सकते हो, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आप स्ट्रेस में रहोगे हमेशा, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल, क्योंकि वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड, हार्ड वायर्ड टू स्लीप एट नाइट, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और दिन में हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आप बता सकोगे कि ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, राइट, कि अगर एक बार हेल्थ स्पॉइल होती है तो वी कैन नॉट रिकवर द लॉस। तो ये आपकी डिसएग्रीमेंट है, ओके। किसी ने एग्री किया कि ठीक है जॉब करना है, किसी ने डिसएग्री किया, और समटाइम्स किसी की मिक्स्ड ओपिनियन भी हो सकती है। यू मे से दैट कि भाई कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर इफ वी हैव शिफ्ट्स, कि कभी नाइट शिफ्ट अगर 1 वीक है तो 1 वीक मिड शिफ्ट हो या फिर डे शिफ्ट हो, इस तरह। सो ये होती है ओपिनियन, अपना अभिप्राय। तो इसको देना कैसा है, आपको कैसे लिखना है कि आपको पहले इंट्रो लिखना है 2 to 3 लाइंस। इसमें मेन जो पॉइंट्स है
ओके उसको आपको रीस्टेट करना है दोबारा वो पैराग्राफ में, इसको अपने वर्ड्स में आपकी ओपिनियन को देते हुए उसको लिखना है, ठीक है। ये 2-3 लाइंस। उसके बाद में जो मेन बॉडी होगी आपके मोर 3 to 4 लाइंस, इसमें वेदर यू एग्री या डिसएग्री या फिर आपकी मिक्स्ड ओपिनियन है, आप इसको सपोर्ट करना है, इसको सब्सटैंशिएट करना है कि व्हाई डू यू एग्री विद दैट, व्हाई डोंट यू एग्री, और या फिर दरमियानी मिडिल ग्राउंड अगर कोई दूसरा रास्ता है। लास्ट में आपको कंक्लूड करना है, आपकी व्यू पॉइंट को समराइज करते हुए ये इश्यू पे जो डिस्कस कर रहे हो उसको लास्ट में समराइज करना है। मोस्टली देखिए ये अच्छी सी आई मीन लाइक सेक्शन है जहां पे आप अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, तो आप अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इफ पॉसिबल इवन आई टेल यू सम टिप्स कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यानी कि कौन सी टॉपिक्स पे पूछा जा सकता है, मैं ये भी आपको सून बताने वाला हूँ, राइट। सो अब नाउ कमिंग टू एनालिसिस के, चाहे वो ग्राफ का एनालिसिस हो या फिर टेबल टेबल दिया जाएगा, तो टेबल का एनालिसिस में आपको टेबल्स भी बताऊंगा कि कौन से टेबल्स हो गए, या फिर पैराग्राफ का एनालिसिस हो, तो एनालिसिस कैसे किया जाता है, ओके। जैसा कि देखो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, GDP है, यहाँ पे पाई चार्ट्स है, ठीक है। शेयर ऑफ GDP के बारे में है और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, ठीक है। और माइग्रेंट शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वर्कर्स का पाई चार्ट है। सो ये पाई चार्ट्स या फिर ये टेबल्स को आपको एनालाइज करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले वो टेबल को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। डोंट बी इन अ हरी सेइंग दैट कि भाई ये ओन से है मैं कुछ भी लिख दूं, भाई वैसा मत सोचो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, आप यहाँ अच्छे से स्कोर कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट लगा लीजिए, ओके। सोशल में कंपेयर टू साइंस एंड यू नो मैथ या आई मीन फिजिक्स और बायो से आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, आपको ऑप्शन है कि अगर आप कहीं अच्छा नहीं करें तो कहीं आप अच्छा कर सकते हो। जो आंसर्स आपको मेमोराइज करके याद करके जो लिखना है अपने ओन वर्ड्स में, अगर आप वो नहीं पढ़े तो यहाँ पे उसको कवर कर सकते हो। सो यू नो बी पेशेंट। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप अच्छे से वो डेटा को एनालाइज करते हो, चाहे वो पैराग्राफ हो या फिर टेबल हो या पाई चार्ट हो, उसके बाद आप उसको उसमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करिए, उसमें पैटर्न्स देखिए कि अगर टेबल्स है या ग्राफ्स है तो उसमें कोई वैल्यू सेम है या फिर यू नो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए, पेंसिल से लिख लीजिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर यू नो एनालिसिस, और उसमें कंपैरिजंस आपको करना है, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर आप सेक्टर्स की बात करते हो, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट, आपको याद है ना, प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर। सो वहां पे यू नो पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर, सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो कंपेयर करिए कि यहां से यहां कितने लोग आए, उसमें आपको नंबर्स और परसेंटेजेस के बारे में आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें आप ऐसे फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो कि इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइमरी सेक्टर people have moved more into service sector, यानी in contrast to, as compared to, significantly has increased, it has declined। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्लाइंड, ये फ्रेजेस को आप ध्यान से ओके लिख लो और इसको यूज करो इन कॉन्ट्रास्ट टू वगैरह। फिर यह हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम के ऊपर अगर आपको बोला गया कि इस पे आपको एनालिसिस देना है, तो ये सब चीजें तो आपको करना है, ठीक है। ट्रेंड्स देखना है, उसके अंदर की पॉइंट्स देखना है, कंपैरिजंस करना है, नंबर्स और परसेंटेजेस को उसको उसमें बताना है। फिर लास्ट में आप जब कंपैरेटिव फ्रेजेस यूज करके आप उस अपना एनालिसिस देते हो, उसको ब्रेक डाउन करके जब लिखते हो, ओके, सो लास्ट में आपको फिर कंक्लूजन अपने वर्ड्स में एक 2 to 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। अब लेट्स से पर कैपिटा इनकम की बात है कि अगर कहीं इनकम हमको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो यू कैन गिव योर ओपिनियन इन दिस, आपकी ओपिनियन आप दे सकते हो कि दिस इनकम कैन बी यूटिलाइज फॉर यू नो इंप्रूविंग द एजुकेशन, यू नो हमारी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता, या हमारे हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सकता, या फिर यू नो वी कैन प्रोवाइड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। तो लास्ट में आपको 2 से 3 लाइन आपको लिखना है आपकी एनालिसिस में, okay, based on the data given, ठीक है। this was all about the analysis, maybe your teacher has given you more details, so please follow that as well। हम लोग बाद में यानी आगे चल के क्या करेंगे, हम लोग यू नो along with the math and physics में जो वीडियोस आपको अपलोड कर रहा हूँ, जैसे सोशल की इतनी जरूरत आ रही है, बच्चों से इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो we will do social as well, fine। so now we have covered opinion, how to write your opinion, analysis as well as interpretation। अब बारी आती है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। सो मैं चैप्टर वाइज बोल रहा हूं, मैं वीडियो जब भी मतलब यू पॉज इट एंड यू मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड दैट, ओके, यू आर वेरी फेमिलियर विद इट। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हो तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स,
एंड ईस्टर्न घाट्स के डिफरेंसेस वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर के यहाँ पे हिमालयाज, ओके, व्हाई आर हिमालयाज इंपॉर्टेंट टू अस। हिमालयाज के ऊपर एक आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हिमालयाज को डिफरेंट वेज में आपको पूछा जा सकता है। अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक से बात करते हैं तो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड हैपन इफ हिमालयाज वर नॉट देयर, या हिमालयाज, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज इन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, और हिमालयाज प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। यानी हिमालय से रिलेटेड 3 से 4 आंसर है, इसको थरोली पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है ज्योग्राफी से, आई मीन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो हिमालयाज फर्स्ट लेसन से एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है, ठीक है। देन गोइंग फॉरवर्ड आपको लेसन नंबर 1 से और क्या पूछा जा सकता है कि डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी पूछा जा सकता है, ओके, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स भी पूछा जा सकता है, और हिमालयाज, ठीक है। एंड देन विल डू वन थिंग नाउ, विल मूव ऑन टू लेसन नंबर 2 पे हम आते हैं। सो इन लेसन नंबर 2 mostly questions can be asked about like एक काम करते हैं, इफ आई गो लेसन वाइज क्योंकि बुक मेरे पास ऐसे है तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, तो मैं मिक्स्ड बोलता हूं और मैं उसका लेसन नंबर स्पेसिफाई करता हूं, ओके। तो देन लेसन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 4 में व्हाई डज कोरोमंडल कोस्ट गेट्स हाई रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, ठीक है, ये लेसन नंबर 4 से है आपके। देन लेसन नंबर 8 आपका रामपुर विलेज जो है वहां पे हाउ डू द फार्मर्स गेट देयर कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, यानी कि स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स से दे टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड ऑल, ठीक है। देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो अभी मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, कीपिंग इन वार्निंग ऑफ द साइंटिस्ट इन माइंड, सजेस्ट सम मेजर्स टू मिनिमाइज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देन इसी लेसन में लेसन नंबर 4 में क्लासिफाई द मॉनसून विंड्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देम, 2 टाइप्स ऑफ साउथ ईस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, ये दोनों पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेसन नंबर 7 की बात करते हैं, लेसन नंबर 7 से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, हाउ वर सेटलमेंट्स बिगन एंड एक्सप्लेन व्हाई डू दे चेंज, ओके, अर्ली सम लैक्स ऑफ इयर्स अगो के सेटलमेंट्स कैसे स्टार्ट हुए थे और वो कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज होते गए, ठीक है। अभी देखिए शायद वीडियो लंबी हो रही है, तो टेबल्स मैंने आपको बताया, आई वाज अबाउट टू शेयर द टेबल्स एंड ऑल, तो लेकिन मैं आपको फिर री एम्फसाइज करता हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में जितने पाई चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स, उसको समझिए, उसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वेदर। ये शॉर्ट में हो सकता है, नेम 2 फैक्टर्स अगर बोलेगा तो ये शॉर्ट में यानी कि 4 मार्क्स में हो सकता है, या फिर ऐसे में है तो आपको चारों फैक्टर्स लिखना है। आपको याद है ना, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर्स आपको लिखना है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट द क्लाइमेट कंट्रोल्स इफ इंडिया, इसको क्लाइमेट कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर आप लेसन नंबर 5 में आते हो, लेसन नंबर 5 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि व्हाई आर पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरिनियल। पेनिनसुलर इंडिया, साउथ में जो रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट ईयर। नॉर्थ इंडिया में जो ग्लेशियर्स से मेल्ट होके आते हैं, साउथ इंडिया के जो रिवर्स है ये सीजनल रिवर्स है, ये रेन फेड रिवर्स है, सिर्फ बारिश से चलते हैं, ठीक है। देन अगर आप लेसन नंबर 8 की बात करते हो तो वहां पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट, फिजिकल कैपिटल इज लाइक मशीन्स, टूल्स एंड ऑल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस, पैसा होता है, राइट। देन इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। तो देन व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द डेथ रेट, ये पॉपुलेशन आपके लेसन नंबर 6 का है, डेथ रेट 1900 के बाद डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है। देन लेसन नंबर 7 में राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सीजनल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन जो होती है जैसे कि शुगर केन कटर्स की जो होती है। एंड देन क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 3 में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, लेसन नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अच्छे से पढ़ लेना, इसको डिफरेंसेस में पूछा जा सकता है, ये सेपरेटली ऑर्गेनाइज या फिर सेपरेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके। अभी एक और भी क्वेश्चन है इसी सिनेरियो में, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबरर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबरर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फाइन। देन गोइंग फॉरवर्ड अगेन लेसन नंबर 6 का एक क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द चेंज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है, इस पे क्या इंपैक्ट होता है, पॉपुलेशन चेंज इन द सेंस साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। एंड देन लेसन नंबर 4
ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट मानसून वाला क्वेश्चन है. एंड देन ये देखिए रिपीटेडली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि हाउ डू स्मॉल फार्मर्स प्रोक्यूर कैपिटल फॉर फार्मिंग. प्रोक्यूर इज ऑब्टेन. हाउ डू दे ऑब्टेन द इन्वेस्टमेंट. देन mention the factors of production and explain any two of them. Mention the factors for production. Factors of production यानी labor, लैंड, कैपिटल, ये जो वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर में, इसको इस पे जरूर एम्फेसाइज करना. ठीक है. और ये क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप गेस करिए कि कौन सा होगा. मेंशन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. कौन सा होगा ये? दिस इज नथिंग बट द 4 फैक्टर्स, ओके, जो क्लाइमेट कंट्रोल्स भी कहे जाते हैं. देन other question is from lesson number 3, right, give any two examples of final goods. आप जहां पे जीडीपी कैलकुलेट करने की बात करते हो वहां पे फाइनल गुड्स कौन से होते हैं उसके एग्जांपल्स पूछा जा सकता है. एंड गिवन रीजन फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन. ये बहुत ज्यादा ट्रेंड अभी चल रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स, यू नो, इंडियन यूथ इज माइग्रेटिंग, यू नो, टू कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया. तो इसके रीजंस क्या है, यहां से वहां क्यों जा रहा है, इसके रीजंस आपसे पूछा जाएगा. ठीक है. एंड देन राइट, अब लेसन नंबर हम रिवर्स वाली जो लेसन है 5th उसकी अगर बात करते हैं उसमें बहुत कम आंसर्स है, उसमें से ये एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द हिमालयन रिवर सिस्टम. ठीक है, हिमालय के रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. एंड देन गिव एन एग्जांपल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी पीपल आर एम्प्लॉयड बट दे डोंट वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, इसको कहा जाता है. ठीक है. एंड देन What are the problems faced by urbanization? ठीक है, अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम्स क्या फेस होते हैं, यानी हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है, यू नो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. एंड देन लेसन नंबर 2 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा. एक है व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, मैं लेसन वाइज भी फिर आऊंगा टेक्स्ट बुक से. अब ये मेरे पास कलेक्शन है इंपॉर्टेंट आंसर्स का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैं इनकी बात कर रहा हूं. सो व्हाट आर द, यू नो, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हो गया. और फिर देन इसी लेसन में हाउ डज द जेंडर बयास, यानी कि लेसन नंबर 2 में जेंडर बयास इफेक्ट द वुमेन हु आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ द होम नाउअडेज. तो जेंडर बयास जो होता है वुमेन पे ये कैसे इंपैक्ट करता है. देन लेसन नंबर 7 में सेटलमेंट्स वाला जो लेसन है कि सेटलमेंट्स कब बिगिन हुए थे, एक वो लॉन्ग क्वेश्चन है. उसी तरह और एक लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए लेसन में, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस हैव अट्रैक्टेड सेटलमेंट्स एंड व्हाई. ओके, कि जहां पे यानी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जहां पे सॉइल अच्छी होती है, जब पानी अच्छी होती है, जाहिर सी बात है लोग वहां पे अट्रैक्ट होके आते हैं, राइट. देन few more questions from geography. So problems of urbanization I told you. ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबरर्स होते हैं इन चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं. उसी तरह इसका अपोजिट होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है, ओके, व्हाट डू दे एंजॉय, ये क्या फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. एंड देन लास्ट, यू नो, क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 7 वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पीपल व्हेन दे माइग्रेट. ओके, माइग्रेशन पे है कि लोग जब माइग्रेट करते हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि मोस्टली दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बट दे लूज सो मेनी थिंग्स, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है. फाइन. तो मैं 1 to 6 लेसन सो फार आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो मैं इसी आई मीन 1 to 8 लेसन, तो इसी के ऊपर मैं आपको टेक्स्ट बुक से मेन टॉपिक्स आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूं. बिफोर गेटिंग इनटू दैट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ वाटर इन द रिवर बेसिन ऑफ तुंगभद्रा. तुंगभद्रा रिवर बेसिन में जो वाटर यूज हो रहा है इसके बारे में आपको लिखना है. चलिए, अब मैं आपकी एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से जो असेसमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और या फिर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप एक 1 रीडिंग देना है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं. तो इसमें है कि सनराइज अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो कंपैरिजन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका लेसन 1 का. फिर हिमालयस के सारे आंसर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया. इसमें एक अनदर आंसर है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, उत्तर प्रदेश एंड ऑल. सो व्हाई, ये क्यों है. ओके, हिमालयस के जितने आंसर्स है लेसन में आपको सारे पढ़ना है. ईस्टर ये लेसन में आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी है. मैं ऑलरेडी आपको मेरे सेलेक्टेड जो आंसर्स है उसमें मैं आपको बता चुका हूं, राइट. सो देन गोइंग फॉरवर्ड टू लेसन नंबर 2. So in the lesson number 2, okay, what is, देखो ये short questions में important है. I think your teachers have told you what is the main criterion used by the World Bank to classify countries. तो classify करने क्या use करते हैं लोग, per capita income, जिसको average भी कहा जाता है. ठीक है, लेकिन उसके कुछ limitations है. Okay, it does not show us, you know, or it is not comprehensive, it does not cover all the aspects. तो उसी तरह इसके जवाब में
दूसरा क्राइटेरियन जो है वो है द क्राइटेरियन यूज बाय यूएनडीपी, राइट? इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अलग। ओके, यू नो एक कैंपेन थी कि दे यूज अ डिफरेंट क्राइटेरिया टू से वेदर ए कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट, तो इनके और उनके में क्या डिफरेंस है। देन व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? आई मीन एवरेजेस इज नथिंग बट अ पर कैपिटा इनकम, और इसके क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन है, जेंडर बायस का तो मैंने आपको बोल दिया, और एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पेरेंट्स अकॉर्ड लेस इंपॉर्टेंस टू गर्ल्स एजुकेशन एज कंपेयर टू बॉयज? ये क्लास डिस्कशन वाला है, फिर भी एक रीडिंग दे दो। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आप एक मेंटल पीस के साथ पढ़ते हो तो आप जरूर इसको लिख सकोगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, आई मीन लेसन नंबर 3 में हम जब आते हैं तो चेंजेस इन द सेक्टर, यानी व्हाई डू पीपल आर मूविंग। एक आंसर तो इसमें है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, तीनों के ऊपर एक लॉन्ग आंसर होगा आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये पढ़ लीजिए। और दूसरा कि व्हाई पीपल आर चेंजिंग, चेंज ऑफ सेक्टर्स इंपॉर्टेंस, के पीपल आर मोस्टली शिफ्टिंग टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर, ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं ये आपको पढ़ना है। देन ये लेसन में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, जो अभी मैं जो 3 सेक्टर्स का बता रहा था, इसमें क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि डू यू थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस इज यूजफुल और नॉट, ठीक है। एंड देन how is service sector different from the other sectors, right? So almost ये questions मैं आपसे discuss कर चुका हूं, okay? And then other important question is sorry, I'm not well actually, discuss the changes in the share of different sectors in the GDP, ठीक है। so जीडीपी में हर सेक्टर का यानी प्राइमरी सेकेंडरी का इसके शेयर्स चेंज होते जा रहे हैं क्योंकि पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज योर क्लाइमेट। तो इसमें एक टॉपिक है एडवांसिंग मॉनसून्स, उसको पढ़ लीजिए। एक्चुअली आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड एवरीथिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। तो एडवांसिंग मॉनसून्स वाली टॉपिक प्लीज पढ़ लीजिए, उसको स्किप मत करिए। एंड देन other two important topics is global warming and climate change 4.4, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिए, इससे शॉर्ट या ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज, इसको ह्यूमन एक्टिविटीज को AGW भी कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये बताइए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ इज क्लाइमेट चेंज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है यानी कि अनसीजनल जो रेन्स आ रहे हैं, टेम्परेचर, अब देखिए विंटर है बट द टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि बाहर के समर के जैसे दिख रहा है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है, तो इसके बारे में आपको पूछेगा कि हाउ इज क्लाइमेट चेंज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इसी चैप्टर में आपको क्लाइमोग्राफ्स है, ओके, इस तरह के ग्राफ्स, तो प्लीज गो थ्रू हो जाइए इसके। और नाउ कमिंग टू द next lesson, that is lesson number 5. This is the map I was talking about, this map please go through that। और रिवर्स को है ना कर्व यानी वेवी जो लाइंस होते हैं ना, तो वैसे उतारना है, एकदम स्ट्रेट लाइंस या फिर पूरे कर्व्स भी नहीं उतारना है। सो इसमें एक और आंसर है हिवाड़े बाजार का जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे एक प्लेस है ये महाराष्ट्र में। विच एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस were regulated in the context of हिवाड़े बाजार to improve water conservation। वाटर कंजर्वेशन के लिए अल्लाह फार्मिंग प्रैक्टिसेस में कुछ बदलाव लाए थे, वो क्या है। Then other important question from the same lesson is availability of water is decreasing day by day। दिन ब दिन पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड का वाटर लेवल जा रहा है, ओके। सो हाउ विल इट अफेक्ट अवर लाइव्स इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज, ओके। और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या मेजर सजेस्ट करते हो, आप क्या फॉलो करोगे। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर आपको एनालिसिस भी आ सकता है, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन भी आ सकता है, या फिर ओपिनियन भी, इसी तरह के टॉपिक्स पे आएगा। नाउ कमिंग टू द पॉपुलेशन, आपकी लेसन नंबर 6 पे अगर हम आते हैं तो हियर डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में क्या फर्क है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज यानी व्हेन पीपल माइग्रेट, व्हेन पीपल मूव, जैसा कि रूरल एरिया से मोस्ट ऑफ द पीपल, गांधी जी एक बार कहते थे कि अगर आपको भारत देखना, हिंदुस्तान देखना हो तो गांव की तरफ आओ,
क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग रहते थे, यानी हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द रूरल एरियाज, इन द विलेजेस। अभी ऐसा नहीं है। अभी पीपल आर बीन मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू द अर्बन एरिया, सिटीज को जा रहे हैं, टाउन्स की तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज रेफर्ड एज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, देखिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम छोटे छोटे से टॉपिक भी आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट लेसन, सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशंस। ठीक है, तो इसमें नहीं, एक बार इंडियन सेटलमेंट्स इन हियरार्की जो है ना, ये एक टेबल एक बार पढ़ लेना, एक जस्ट टू हैव एन आइडिया। इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुछ पूछा जा सकता है। एंड देन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगेन जस्ट आई वाज री एम्फसाइजिंग ऑन दैट। और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेसन का है कि एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होता है, यानी क्यों अट्रैक्ट करती है सेटलमेंट। एंड देन हाउ वाज ह्यूमन लाइफस्टाइल चेंज्ड विद सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीने का तरीका कैसे बदल रहा है। ठीक है, एंड देन इसमें ये आंसर थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे थोड़ा सा पढ़ो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड रूरल टू रूरल। इसके ऊपर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके असेसमेंट के क्वेश्चंस है। हाउ डज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरिया से अर्बन एरिया जब लोग आते हैं, यहाँ पे जो कमाते हैं, तो इनका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, यानी यहाँ से वो लोग पैसे अपने घर को सेंड करते हैं, अपने गांव को। सो यहाँ पे जो इनकम कमाई जाती है ज्यादा होती है, इसमें काफी चीजें वो खरीद सकते हैं। ओके, पर इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी मैं ये पेज टर्न करते करते आपको बता रहा हूँ, अगर यूएस में कोई $1,000 कमा रहा है, तो वो $1,000 को बहुत एहतियाती से खर्च करता है कि $1,000 में उसको अगर उसको शेविंग कराना है, कटिंग कराना है, तो $10-15 चले जाते हैं उसके वहां पे। ठीक है, जबकि अगर वो इंडिया में आप कराओगे तो $2 में हो जाएगा वो वही काम। तो ये है परचेजिंग पावर, इंडिया में परचेजिंग पावर ज्यादा है, राइट। देन एक 2 लाइन्स यानी ओपिनियन के लिए जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज फ्रॉम योर लास्ट लेसन, अपनी ज्योग्राफी का जो 8th लेसन है। वाटर ए नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नाउ इट रिक्वायर्स ग्रेटर कैपिटल फॉर इट्स यूज। अब वाटर को एक जनरल रिसोर्स थी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अभी वो वाटर आपको नहीं मिल रहा, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बाय पेइंग द पावर बिल्स और डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड। तो राइट योर ओपिनियन, इसके ऊपर आपको अपनी ओपिनियन लिखनी है। ठीक है, सो फार हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस किए, अभी हम क्विकली आते हैं हिस्ट्री की तरफ, राइट। तो यहाँ पे भी मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और मैं चैप्टर नंबर्स बोलूंगा, इसका वेटेज एनीवेज थोड़ा सा कम है कंपेयर टू ज्योग्राफी। एंड देन मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक से भी कुछ डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट में इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि वेरी बेसिक थिंग इज टू प्रिवेंट वॉर्स एंड टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस। और भी है, आप उसको पढ़ लेना आपके लेसन नंबर 12 में। देन लेसन नंबर 14 से एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, लैंड रिफॉर्म्स जमींदारी सिस्टम वगैरह से रिलेटेड है ये। एंड देन इलेक्शन कमीशन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी। व्हाट डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डू फॉर द इलिटरेट्स टू कास्ट देयर वोट, अपना वोट डालने के लिए इलिटरेट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, क्या किया, वेरी सिंपल, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सिंबल्स, राइट। लेकिन इसको अच्छे से लिखना आपको 2-3 लाइंस में। एंड देन अगेन एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि ये आपके लेसन नंबर 12 से है, ब्रिटेन और जर्मनी का 1935 टू 1939 4 इयर्स में इनका इन्वेस्टमेंट इन आर्मामेंट यानी वेपन्स के ऊपर इनका इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स जो इंक्रीज हुआ। ये टेबल देखिए, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर कभी इसके ऊपर एनालिसिस भी पूछा जा रहा है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देन द अदर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लेसन नंबर 14 से है आपके। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन के बाद क्या सर्कमस्टांसेस हुए, पीपल जब यहां से वहां माइग्रेट हुए तो क्या हालात थे, लोगों में जो फियर डर बना हुआ था, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन पैराग्राफ्स आपको हिस्ट्री से हो सकता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे आपको हिस्ट्री से इंटरप्रिटेशन या फिर टेबल एनालिसिस, ये 2 में से एक हिस्ट्री से होगा। तो इसमें नहीं, नाइजीरिया वाला जो सिनेरियो है जहां पे रेकलेसली ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था उनके एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए, इसके ऊपर आपको पूछा जाएगा क्योंकि वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, राइट। एंड देन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एनालिसिस ऑफ जो टेबल है यहाँ पे सिविक्स का अगर क्वेश्चन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
कि 2004 का आपको टेबल है, डेटा है, ओके, जहां पे 16th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे कि कितने इलेक्ट्रोल्स यानी कितने वोटर्स थे, कितने क्रोर्स मेल थे, फीमेल थे, और टोटल कितना था, इसके ऊपर भी आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम योर 12th लेसन नंबर 12, मैं आपको एक यानी इंडिविजुअल क्वेश्चन के बजाय मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूं कि क्वेश्चन लेसन नंबर 12 में आप क्या करिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स, ध्यान से सुनिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज इंडिविजुअली अलग अलग आपको पूछा जा सकता है, या फिर एकदम पूरा लॉन्ग आंसर हो सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, और उसी के साथ साथ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, दो एक साथ नहीं, दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन लेसन नंबर 14 के why was the separate electorate for Muslims was implemented during the British period 1909 में मुस्लिम्स के लिए अलग एक इलेक्टोरेट बनाया गया था, वो क्यों। एंड देन इलेक्शन कमीशन यानी आपकी जो इलेक्शन प्रोसीजर जो लेसन नंबर 16 है, वहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, द रीजनल पार्टी एंड द नेशनल पार्टी, आई थिंक योर टीचर्स हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, टोल्ड यू अबाउट दिस, सो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो आपका लेसन नंबर 13 है, वहां पे मेंशन द प्रॉब्लम्स और द क्राइसिस फेस्ड बाय द रूरल चाइना। एंड देन लेसन नंबर 15 से जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट इंडिया हैज फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास में जो पावर्स है ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट आर बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इसमें पोर्टफोलियोज को डिवाइड किया गया। एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि अभी डिफेंस की बात होती है तो दैट इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात होती है तो वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सो इसको बोलते हैं फेडरल पॉलिटी। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना। देन लेसन नंबर 13 से सन यट्सन का जो रोल था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सन यट्सन दैट यू लाइक, आपको जो पसंद थे, क्यों पसंद है, और वाई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन moving on to some other important question, okay, what are when are by elections done, आपको देखो इलेक्शंस आपको तीन तरह के होते हैं, एक जनरल इलेक्शन होता है, एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, एक बाई इलेक्शन होता है, ये तीनों आप पढ़ लेना। और यहाँ ऐसे भी आपको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कि व्हाई बाई इलेक्शंस आर, बाई इलेक्शंस कब होते हैं, इट इज दे हैव बीन डन इन बिटवीन द 5 years के टेन्यूर के बीच में होते हैं, टू फिल एनी वेकेंट सीट्स, राइट। एंड देन लेसन नंबर 12 से आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस यूएनओ की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट इट फेल्ड, okay, it remained as a adult spectator and there were 57 members countries in that, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनएविटेबल थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। एंड देन अदर क्वेश्चन, व्हाट वर द टास्क ऑफ द नाइजीरियन नेशनलिस्ट, ओके, लेसन नंबर 13 से है आपका। देन लेसन नंबर 16 का के दो क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, गिव सम सजेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि बिहेवियर, लोग कैसे बिहेव करना चाहिए, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम, ये जनरल क्वेश्चन है, इफ यू हैव ए राइट टू वोट एज ऑफ नाउ, आपको 18 इयर्स के बाद में आपको ये मिलेगा, और राइट टू वोट को याद रखिए, टेक्निकल टर्म्स दे में यूज लाइक एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है इसको, या फिर एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है, राइट टू वोट। सो सपोज इफ यू हैव ए राइट टू वोट नाउ, ओके, तो आप व्हाट क्वालिटीज विल यू लुक इन द कैंडिडेट दैट यू वुड लाइक टू वोट फॉर, आप जो कैंडिडेट को चुनोगे उसके क्या क्वालिटीज आप देखोगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके 16th लेसन से पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक टेबल दिया जा सकता और उसका आपको एनालिसिस पूछा जा सकता है। देन आपके लेसन नंबर 13 से एक छोटा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई वाज द सिविल वॉर स्टार्टेड इन नाइजीरिया। सिविल वॉर यानी कि वॉर बिटवीन द पब्लिक सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, ये नाइजीरिया में क्यों शुरू हुई थी, ओके। एंड देन लेसन नंबर 15 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये लेसन का ज्यादा वेटेज नहीं है, सो इसमें एक क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं, कुछ नए लॉज यानी कि बिल्स पास होकर लॉज जब ऐड किए जाते हैं या एग्जिस्टिंग को कुछ चेंजेस किया जाता है, निकाला जाता है, इसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो 73rd अमेंडमेंट क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है, राइट। देन नाइजीरिया वाला जो लेसन है आपका, आई मीन टॉपिक है, उसके अंदर एक्सप्लेन पैन अफ्रीकनिज्म, लाइक ऑल द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका दे हैव द सेंस ऑफ वननेस, बिलोंगिंगनेस, राइट। ये थी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ओके। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई हैव
सेलेक्टेड फॉर यू ऑल। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं। अगर हम फर्स्ट लेसन में आते हैं तो मैंने ऑलरेडी कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर मैं आपको बोल चुका हूं। इसके अंदर एग्रेसिव नेशनलिज्म, सीक्रेट अलायंस, इंपीरियलिज्म, ये सब भी कवर होते हैं। तो ये अलग से आपको शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मत पढ़िए, ये अगर आपको आंसर पढ़ना है तो आपकी वर्कबुक या नोट से पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा छोटा होगा। वहां पर टेक्स्ट बुक में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इन दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस ओके क्यों फॉर्म हुई थी, आई मीन लाइक कि इसमें क्या पूछा जाएगा, टर्म्स, you know, terms and conditions of the treaty of Versailles. Treaty of Versailles was an agreement signed between Germany and the allied powers. तो उसके आपको conditions पूछे जा सकते हैं। and then Great Depression, जिसको economic depression भी कहा जाता है, 1929 to 1939 till second world war तक। okay, ये topic भी आप पढ़ लेना। then almost we have covered everything in this. so if there is anything left, let me read out once for you. तो देखिए यही लेसन में मैप्स कवर हो रहा है आपका। ओके, एंड देन लिस्ट द मेजर्स टेकन अंडर द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अंडर द वेलफेयर स्टेट क्या मेजर्स लिए गए थे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना। और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये नेक्स्ट लेसन से है, लेसन नंबर 13 से। ये आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, शायद आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। व्हाट आर द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स यानी चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देन कमिंग टू लेसन एंडिंग, इंप्रूव योर लर्निंग के जो आपके क्वेश्चन है, वीडियो खत्म हो रही है, जस्ट 2 or 3 more lessons. After overthrowing monarchy, China had different regimes, rules. Were they similar or different? How? ठीक है, so be प्लीज फोकस ऑन दिस। देन आते हैं नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, पार्टीशन। तो ऑलरेडी मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, नथिंग इज सो इंपॉर्टेंट इन दैट। अगर हम लेसन नंबर 15 की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो इन दिस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट 2 क्वेश्चंस। एक फेडरल प्रिंसिपल्स, यूनिटरी एंड फेडरल प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी टेक्स्ट बुक से। एंड देन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे जो है यानी सोशल इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इसके ऊपर आपको लिखना है। एंड देन यूर लास्ट लेसन, ठीक है, ये जो आपका लास्ट लेसन है आपका जनरल इलेक्शंस वाला, यहाँ पे दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईसीआई। ईसीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, का रोल बताइए। फिर देन वाइज मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो वाइज इट रिक्वायर्ड एज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड देन माल प्रैक्टिसेस के इलेक्शन में अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो किया जा रहा है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज के माल प्रैक्टिसेस हो गए। जैसे एग्जाम में चीटिंग होती है तो यहाँ पे भी चीटिंग होती है। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट आंसर इज लिस्ट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए पढ़िए। इसके अलावा अगर आपने पहले अपने इंटरनल स्कूल के एफएज वगैरह में कुछ इससे हटके भी आपने कुछ पढ़ा है, सो डोंट मिस दैट, उसको भी एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई मीन विद लैंग्वेजेस। So my best wishes are all with you all for writing well in your exams.